देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एनआईए की विशेष अदालत ने 17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। जांच एजेंसियां धमाके में इनकी भूमिका साबित करने में नाकाम रही, जिसके चलते सभी आरोपी संदेह के लाभ में बरी हो गए, यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट। यह फैसला उस नैरेटिव के खिलाफ है जिसमें उस वक्त की सरकार ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने जांच में लापरवाही का जिक्र भी किया, जिसमें घटनास्थल को ठीक से कॉर्डन ऑफ न करना और सबूत इकट्ठे न करना शामिल है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। 17 साल के बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बम धमाका हुआ था, लेकिन प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि बम को बाइक में प्लांट किया गया था। साध्वी प्रज्ञा को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी के नाम शामिल थे, जिन्हें सबूत के अभाव में एनआईए कोर्ट ने छोड़ दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि ना तो बम मिला था और ना ही आरडीएक्स और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां कभी आरोप साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया कि 7 आरोपी निर्दोष हैं। सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जज एके लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कुछ आरोप अदालत ने खारिज कर दिए हैं, जबकि कुछ को स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए वो दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ना तो यह साबित हुआ कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल हुआ और ना ही इसका कोई सबूत मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए। पुरोहित ने बम बनाया था, इसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बात के भी सबूत नहीं मिले कि धमाके की साजिश के लिए बैठकें हुई थी। बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। यूएपीए लागू नहीं होता, यह मामला बनता ही नहीं। प्रतिक्रिया है कि 17 साल के संघर्ष के बाद यह बात साबित हुआ कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है और भगवा आतंकवाद के नाम पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जाने के पहले लोगों को झूठे केस में फंसाया था। और मेरा ये भी कहा, कोर्ट में भी कहा, संसद जो है प्रजातंत्र का मंदिर है और कोर्ट जो है न्याय का मंदिर है। तो कल भारत के गृह मंत्री ने भी कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है और आज इस कोर्ट के फैसले से भी वही बात साबित हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में कहा कि मैं सैनिक हूं, मैं देश से बेइंतहा प्यार करता हूं।
मैं मानसिक तौर पर बीमार लोगों का पीड़ित हूं। कुछ लोगों ने पावर का गलत इस्तेमाल किया। अब सवाल है कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जो फैसला दिया है, उसके बाद क्या यह साबित होता है कि भगवा टेरर थ्योरी फेक थी? क्या मस्जिद के बाहर धमाके के बाद यह साजिश रची गई? फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। एक दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने की थी। 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मामले की जांच संभाली और कई आरोप हटाए गए। एनआईए ने पाया कि एटीएस की जांच में खामियां थी और कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए। इसके बाद मामला विवादास्पद हो गया। मौजूदा वक्त में 7 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चल रहा था, लेकिन 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आया और सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। For understanding the case and delivering justice to all of us, I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country.
I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. We are developed. गत 17 वर्षों से हम अपनी जीवन का ये दिन की राह देख रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है स्वतंत्र भारत के स्वायत्त सार्वभौम विश्वसनीय न्यायालय के ऊपर कि हमारे निर्दोषत्व के ऊपर वो ठप्पा लगाएगा। जो सच हमें पहले दिन से पता था, तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट को पता था, जांच एजेंसी को पता था, वो सच आज दुनिया को पता चलेगा। मुंबई में जो 7/11 का सीरियल ब्लास्ट ट्रेन का हुआ था, उसके अंदर 18 वर्ष के बाद में सम्माननीय न्यायालय ने सभी भारतीयों को निर्दोष छोड़ा। वैसे ही मालेगांव विस्फोट केस के 2000 केस में भी 10 वर्षों के बाद में उन निर्दोष भारतीयों को छोड़ा गया था। तो आज हमारा निर्दोषत्व के ऊपर सम्माननीय न्यायालय अगर ठप्पा लगाता है तो किसी को आश्चर्य व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पूरी टीम थी तत्कालीन, इन्होंने सरकार के दबाव के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया, निर्दोष भारतीयों का जीवन बर्बाद किया, अब तक छुतरा राजनीति के लिए। मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद सवाल उठता है कि आखिर धमाका किसने किया था? 17 साल पहले हुए ब्लास्ट के गुनहगार कौन थे? क्या एटीएस से लेकर एनआईए तक ने गलत जांच की? गलत लोगों को आरोपी बनाया गया, गलत लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई। क्या पूरे मामले में जांच एजेंसी फेल रही? न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। 17 साल का इंतजार और 7 आरोपी बरी कर दिए गए। उस वक्त रमजान का महीना था। जगह थी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर की। घटना 17 साल पहले की है। तारीख 29 सितंबर 2008, रात के 9:35 हो रहे थे। बाजार में हलचल थी। तभी अंजुमन चौक के पास में एक मस्जिद के सामने मौजूद एक बाइक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस तेज धमाके से खौफ पैदा हो गया। धमाके से आसपास की दुकानें और कुछ मकान थे क्षतिग्रस्त हो गए, नुकसान पहुंचा और अफरा तफरी थी वो अलग। इस ब्लास्ट की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अब 17 साल बाद पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को लेकर जो ब्यौरा दिया, कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी इनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सकी। इस धमाके से मालेगांव के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत को भी थर्रा कर रख दिया था। अब इस विस्फोट की पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं। इन 17 साल में आखिर क्या क्या हुआ और किस वक्त हुआ, क्योंकि 17 साल बाद अब जाकर फैसला आया है। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किए गए, लेकिन मामला संवेदनशील था। ऑब्वियस ही बात है कि ब्लास्ट था और वो भी मस्जिद के सामने था। संवेदनशील मामला होने की वजह से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस को ये मामला सौंपा गया। मामले में जांच आगे बढ़ी तो एटीएस की जांच में अभिनव भारत संस्था का नाम सामने आया। 23 अक्टूबर 2008 को इस मामले में जांच एजेंसी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा और श्याम भावरलाल साहू इन सभी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने दावा किया कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा के नाम पर यानी कि साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एटीएस ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर कश्मीर से आरडीएक्स लाने का आरोप था। 27 दिसंबर 2008 को महाराष्ट्र एटीएस के सामने एक गवाह ने कथित तौर पर कहा कि वो आरोपी व्यक्तियों की 2 बैठकों में शामिल हुआ था। एक बैठक जनवरी 2008 में भोपाल में हुई और दूसरी उसी साल अप्रैल में नई दिल्ली में हुई थी। एटीएस के मुताबिक हमले की जो पूरी प्लानिंग थी उसे करने के लिए अभिनव भारत समूह के सदस्यों ने ये बैठक की थी, यानी कि फुल प्लानिंग हुई थी जैसा कहा गया। नवंबर 2008 तक इस मामले में कुल मिलाकर 11 गिरफ्तारियां हुई। इन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका लगाया गया। जुलाई 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका जारी रखा था। 2013 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें कि अभिनव भारत संगठन के सदस्यों पर धार्मिक विद्वेष फैलाने की साजिश का आरोप लगा। ये आरोप बड़े थे, गंभीर थे। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर मकोका को हटा दिया था। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी। दिसंबर 2018 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 323 गवाहों की गवाही ली गई, जिनमें से 40 अपने बयानों से बाद में मुकर गए।
सुनवाई के दौरान एटीएस पर जबरन बयान लेने के आरोप भी लगे। ये कहा गया कि एटीएस ने सख्ती दिखाई है, लोग जो नहीं बोलना चाहते थे वो उनसे बुलवाया गया, उनके बयान लिए गए। साध्वी प्रज्ञा ने तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। ये कहा था कि मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। 25 जुलाई 2024 से 19 अप्रैल 2025 तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हुई, यानी कि दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर 31 जुलाई 2025 यानी कि अब इस मामले को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा समेत सभी बाकी जो आरोपी थे वो बरी हो गए। आरोपियों के बरी होने के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर धमाका किसने किया था? 17 साल पहले हुए ब्लास्ट के गुनहगार आखिर कौन थे? कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल अब यही सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए विपक्ष के नेता इस फैसले पर क्या क्या रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट को लेकर लंबा इंतजार भी हुआ है, 17 साल का ये लंबा इंतजार, जिसमें साध्वी प्रज्ञा के साथ जो बाकी आरोपी थे, यानी कि कुल मिलाकर जो 7 आरोपी थे, उन्हें एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। ये बताया गया कि सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हुई। कुछ कहा गया कि बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर सीधे तौर पर फायदा इन्हें दे गया। 7 आरोपी बरी हैं। विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरे जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? ये फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। इस फैसले ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी ही नहीं किया, बल्कि एनआईए कोर्ट का यह फैसला उस नैरेटिव के खिलाफ भी एक जजमेंट है जिसमें उस समय की यूपीए सरकार के गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी लगातार अब इस मुद्दे पर हमलावर हो रही है और कह रही है कि भगवा और हिंदू आतंकवाद कहने पर अब माफी मांगे वो लोग। अब सवाल ये है कि भगवा आतंकवाद शब्द आखिर आया कहां से और क्यों? इस पर देश की सियासत समय समय पर गर्माती रही है। 2000 के दशक में कुछ बॉम्ब विस्फोट हुए, जैसे कि 2007 के समझौता एक्सप्रेस और 2008 के मालेगांव धमाके के बाद से ये शब्द ज्यादा चर्चा में आया। इन घटनाओं ने शुरुआत में इस्लामी आतंकवादी संगठनों पर शक भी हुआ, लेकिन बाद में जांच में कुछ हिंदू संगठनों या फिर कुछ लोगों के शामिल होने का दावा किया गया जो कि हिंदू थे। मालेगांव ब्लास्ट में भी एटीएस ने इसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा, लेकिन बाद में जांच दिशा बदल गई, निकला कुछ और। इसने भगवा आतंकवाद की अवधारणा को जन्म दिया। भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल पहली बार तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने साल 2010 में किया था। उनके इस दावे का आधार जांच में मिले कथित संकेत थे, जो कि ये कह रहे थे कि साजिश में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन अभिनव भारत के सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसके बाद में आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ने की दबे पांव कोशिशें शुरू होने लगी। आतंकवाद में हिंदुत्व के शामिल होने की ये थ्योरी
तब राजनीति को रास आ रही थी। नवंबर 2008 में 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत होने के बावजूद उसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कुछ लोगों ने आरएसएस की साजिश करार देने की कोशिश की। बाद में नौबत यहां तक पहुंची कि 2014 में सरकार गंवाने से पहले हिंदू आतंकवाद या फिर भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को यूपीए सरकार के मंत्रियों ने ही आगे बढ़ाया। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस को हिंदू आतंकवाद से जुड़ा हुआ बताया था। सुनिए साल 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने आखिर क्या कहा था। तब भी यह मामला बड़ा तूल पकड़ा था। इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। दरअसल उस वक्त कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस और भगवा आतंकवाद को लेकर कई बयान दिए थे, लेकिन मालेगांव का फैसला आने के बाद दिग्विजय सिंह के सुर बदल गए हैं। सुनिए पहले दिग्विजय सिंह और अब फैसला आने के बाद दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। मेरा तो इसमें इतना ही कहना है, उस समय भी जब ये संघ टेरर या सैफरन टेरर कहा गया था तो मैंने और जनार्दन द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया था कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, और आतंकवाद जो है ये उन्हीं लोगों में देखा जाता है जो नफरत के आधार पर इस प्रकार की प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आखिर ये घटनाएं जो हुई हैं, ये कोई ना कोई तो अपराधी इसमें है। पहले और अब में बड़ा फर्क आ गया है बयान में। हिंदू आतंकवाद को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने क्या कहा था वो भी जान लीजिए। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पर हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए, और फिर क्या कर लिया? हालांकि मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आ गया है। सवाल अब जरूर कि मालेगांव 2008 ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, ये सवाल लोगों के जहन में रहेंगे। हालांकि एनआईए कोर्ट ने साफ फैसला सुनाते हुए उन 7 आरोपियों को बरी कर दिया। उन 7 आरोपियों के लिहाज से आज का दिन बड़ा और सियासत के लिए भी बड़ा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।